नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज बात इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अमेरिका के शामिल होने की, उसके मायने की और आगे के सफर की। 2015 में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अब अमेरिका भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो चुका है। अब तक इस गठबंधन में शामिल होने वाले देशों की संख्या अब 101 पहुंच गई है। इस गठबंधन की शुरुआत 2015 में पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस होलांद ने की थी। अमेरिका ने इस समय स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में इस गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए साल 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अलायंस के जरिए ऊर्जा के लिए पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक प्रयास भी किए जाने की बात की गई है। तो आज समझेंगे कि असल में सोलर अलायंस में अमेरिका के शामिल होने के मायने क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा और जो सोलर अलायंस ने लक्ष्य तय किए थे उस दिशा में कितनी तेजी के साथ बढ़े हैं। साथ ही अमेरिका के आने के बाद क्या ये रास्ता, ये सफर और आसान होगा और किस तरीके की चुनौतियां हैं जिससे हमें पार पाना होगा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। उपेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं, पूर्व महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। सर, स्वागत है आपका। दिलीप सिन्हा जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत। बहुत बहुत स्वागत सर। और शिरीष गरुड़ साहब हैं, निदेशक नवीनीकरण ऊर्जा टेरी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा उपेंद्र जी आपसे ही, क्योंकि जब ये फॉर्मेशन हुआ इस सोलर अलायंस का और उस वक्त जिस तरीके से भारत और फ्रांस की ओर से सहयोग हुआ और इस एक प्रारूप तय किया गया, उस वक्त ऐसा लगता था कि शायद बड़े देश और जो विकसित राष्ट्र हैं वो इससे नाखुश हैं या इससे दूरी बना रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और अब हाल में ही अमेरिका का इसमें शामिल होना, इसे आप कैसे देखते हैं और अमेरिका के शामिल होने का क्या इंपैक्ट आपकी नजर में? देखिए, ये जब 2015 में शुरू हुई थी, ये सही बात नहीं कि वो जो बड़े देश थे, यूरोप से बताइए या अमेरिका बताइए, वो नाखुश थे। वो नहीं है, क्योंकि हम पहले जब ये बनाए थे और प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य था, जो विजन था, उसी में हमने 121 देश को रखे थे जो लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकन के बीच में थे। उसमें जो कंट्रीज फुली थे लोकेटेड पूरी तरह या पार्शियली, इसी मुताबिक यूएसए, यूके, फ्रांस और नेदरलैंड्स, ये चारों ही मेंबर बन सकते थे। और जब तक अमेरिका की सवाल है, अमेरिका तो काफी इंटरेस्ट लिए थे, वो तो फाउंडिंग मेंबर बनना चाहे थे। बट उनका लोकल जो इलेक्शन हुई, उसी में जो चेंज हुआ, तभी जब ओबामा वेंट ऑफ और नए प्रेसिडेंट आ गए, उसके बाद कुछ पॉलिसीज, उनका इंटरनल पॉलिसीज चेंज हुआ। उसी वजह से यूएसए कुड नॉट ज्वाइन लेटर। तो ये 2016 की बात है। तो पहली बात तो वो कोई नाखुश नहीं थे। फ्रांस वॉज ए लीडिंग पार्टनर और इंडिया के साथ मिलजुल के उन्होंने आयशा की शुरुआत किए थे। और यूके, नेदरलैंड्स भी बाद में मेंबर बन गए थे। और अभी क्या हुआ, ये देश मेंबर बनने के वाले यूरोप से स्पेन, इटली और इवन छोटे छोटे कंट्रीज जो थे, कि काफी कंट्रीज, हमारे नेबर कंट्री भी, नेपाल और एक मंगोलिया, उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया मेंबर बनने के लिए। बट हमारे लीगल प्रोविजन था नहीं। उसी वजह से हमारा जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे होता है, उसका एक अमेंडमेंट आया। और अमेंडमेंट के बाद वो फिर रैटिफिकेशन के लिए 1-2 साल लगे, क्योंकि जो 2/3 मेंबर से पास करते हैं और 2/3 कंट्रीज को फिर रैटिफिकेशन करना पड़ता है। वो इंटरनेशनल ट्रीटी में काफी मुश्किल है करना। और वो होने के बाद अभी जो 121 देश का एक रेस्ट्रिक्शन था पहले, वो अभी नहीं है। अभी यूएन का जो भी मेंबर कंट्री है, 194 या 193, सब मेंबर बन सकते हैं। तो अभी ये पूरा ओपन हो गया। ओके। तो इसी वजह से जब भी ऐसा शुरू हुआ, 2 कारण थे जिसी वजह से सब देश इसको लाइक करते थे। एक तो ये सोलर था, कि ये सब का मिक्स नहीं है, ये सोलर। और सोलर इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि आप तो जानते हैं सन साइंस, एवरीवेयर सन साइंस, इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, एलडीसीज, इन विलेजेस, इन टाउन्स, जहां भी देखा आप है, ये फ्री है। और
नेक्स्ट 4.5 बिलियन ईयर्स तक तो ये रहता ही रहेगा। तो सन एंड सोलर वेरी पॉपुलर, और इट आईसा वाज इन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। क्योंकि आप लोग देखेंगे 2015 के बाद जितना प्राइस का डिक्लाइन हुआ, जितना एक्सपांशन हुआ, जितना इन्वेस्टमेंट आया, इसी में आयशा का रोल काफी हद तक इम्पोर्टेंट हुआ। क्योंकि जब हम 2018 में फाउंडिंग सेरेमनी किए थे और काफी देशों से प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स भारत आए थे, तब काफी लोग मतलब कोई बताए कि उनका देश में सोलर के लिए उतना पॉलिसी था नहीं। अभी अगर आप देखेंगे तो काफी देशों में सोलर पॉलिसी, सोलर मिशन सब आए, और इंडिया का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हो, सोलर मिशन हो, या फिस्कल एंड फाइनेंशियल कंसेशंस फॉर सोलर हो, काफी अभी पॉपुलर बन गया ग्लोबल तौर पर, दुनिया के तौर पर। दिलीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा उससे पहले, लेकिन जो उपेंद्र जी आप कह रहे थे, मैंने इसलिए कहा कि नाखुश शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि 2016 मुझे याद है, उस वक्त में दो जो अमेरिकी सरकार में मंत्री थे उनके बयान थे कि जो लक्ष्य सोलर अलायंस तय कर रहा है, यानी कि गरीब देशों को वैकल्पिक ऊर्जा के, वो व्यावहारिक नहीं है, और इसीलिए शायद 2016 से 2021 तक का वक्त लगा उन्हें शामिल होने में। दिलीप सर, आप समझा पाएंगे बेहतर कि अमेरिका को 2016 से 2021 तक का इंतजार और उसके बाद अब शामिल होना, और इस अलायंस में अमेरिका के आने के बाद उसकी ताकत या फिर उसकी टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है उसे आप कैसे देखते हैं, और अमेरिका का रोल इस अलायंस में कहां पर कितना नजर आता है भविष्य में? कविंद्र जी, इसके लिए आपको अमेरिका की जो आंतरिक राजनीति है उसे देखना पड़ेगा। अमेरिका में क्लाइमेट स्केप्टिक जिसे कहते हैं, यानी जो इस क्लाइमेट एक्शन को मानते ही नहीं हैं, या ये नहीं मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे लोग बहुत संख्या में हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो ऑयल इंडस्ट्री जो अमेरिका की है, जो बहुत ही शक्तिशाली इंडस्ट्री है, और बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा दुनिया में आए, जिससे कि तेल की जो कंपनियां हैं उन्हें नुकसान होगा। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। आपको याद होगा कि क्लाइमेट चेंज में जो सबसे पहला एग्रीमेंट था वो था क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में उस पर हस्ताक्षर किया था अमेरिका ने। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उस समय एल गोर थे, उन्होंने क्योटो में जाकर के साइन किया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने उसे रैटिफाई नहीं किया। वो तो बिल क्लिंटन का जमाना था, नहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उस समय, रिपब्लिकन गवर्नमेंट नहीं थी। और उन्होंने यहाँ तक कि सेनेट में उसे भेजा भी नहीं उस ट्रीटी को रैटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सेनेट में वो अप्रूव होगा ही नहीं। इसलिए बिल क्लिंटन ने नहीं किया। उसके बाद तो खैर जॉर्ज बुश आ गए, जो कि मैंने कहा वो क्लाइमेट स्केप्टिक थे, वो तो मानते ही नहीं थे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओबामा आए, ओबामा ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन ज्यादा हद तक सफल नहीं हो पाए थे। बल्कि उन्होंने 2014 में चीन के साथ एक समझौता कर लिया, साइड एग्रीमेंट, इसके कारण कि फिर पेरिस एग्रीमेंट आया और क्योटो प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया गया, लगभग समाप्ति कहा कर दिया गया। तो पेरिस एग्रीमेंट एक कमजोर एग्रीमेंट था क्योटो प्रोटोकॉल के मुकाबले, लेकिन आ गया और उसके बाद सारे देश उसमें शामिल हो गए। तो अब तो पेरिस एग्रीमेंट ही है। लेकिन अभी भी अमेरिका में क्लाइमेट स्केप्टिक्स जो हैं बहुत हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके 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 सर्वोपरि नेता थे, बल्कि उन्होंने तो अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट से ही बाहर निकाल लिया था। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक की वहाँ की जो राजनीतिक सोच है और दूसरे वहाँ की जो ऑयल इंडस्ट्री है, दोनों के कारण अमेरिका का जो प्रतिबद्धता है क्लाइमेट चेंज के प्रति, उस पर हमेशा एक सवालिया निशान खड़ा रहेगा। और अभी भी अमेरिका ने जो कुछ बातें कही हैं ग्लासगो में, उनको कहां तक वो कार्यान्वित कर पाएंगे उस पर हमें देखना होगा, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों को संसद अपने सेनेट से पारित कराना होता है। और क्या दिलीप सर, इस वक्त में जिस तरीके से ग्लासगो में हुआ और जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा दबाव पब्लिक की ओर से और बहुत सारे संगठनों की ओर से सरकारों पर, हालांकि कुछ देशों में उसके विरोध में सरकारों का नजरिया रहा है, वो भी एक कारण है अमेरिका के इसमें शामिल होने के पीछे, या फिर कुछ और भी? इसका प्रमुख कारण तो है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ गए हैं। जो बाइडेन एक सुलझे हुए नेता हैं, उनकी जो नीतियां हैं वो विश्व के लिए अच्छी हैं और अमेरिका के लिए भी अच्छी हैं। उन्होंने अभी एक इकोनॉमिक पैकेज तैयार किया है अमेरिका के लिए। तो उनकी नीतियों के कारण ही अमेरिका इस वक्त एक अग्रिम भूमिका निभा रहा है।
और अपने कई जो उसने कमिटमेंट्स लिए हैं, प्रतिबद्धताएं ली हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं है वो, उन्हें और मजबूत करना चाहिए। लेकिन जो कुछ किया है वो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति जो बाइडेन के कारण ही कहा जाएगा, और उनके दबाव से ही ये अमेरिका की नीति थोड़ी बहुत बदली है। ओके। शिरीष जी, जिस तरीके से जब इसकी 2015 में जब इसका गठन हुआ और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हालांकि उस वक्त जैसे मैं कह रहा हूँ कि और जो बयान थे अलग अलग कुछ एक्सपर्ट्स की और कुछ ऐसे देशों में लॉबी थी जो कि इसके विरोध में थी, जो मानती नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन आज के दौर में 2021 में जब इसमें अमेरिका शामिल होता है और जिस तरीके से पिछले 6 वर्षों में हालात बदले हैं दुनिया भर में, इसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, खासतौर पर न सिर्फ विकसित देशों के लिए बल्कि उन गरीब देशों के लिए जिनके लिए लक्ष्य भारत ने तय किए थे। ये अब जो जलवायु परिवर्तन का जो समस्या है वह अभी काफ़ी हद तक साइंटिफिकली प्रूवन है और अब उसके इम्पैक्ट भी लोगों को नज़र आने लगे हैं। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया, एवरीवेयर द प्रॉब्लम्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। तो अब जो माहौल बन रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर द ह्यूमैनिटी। तो अब उसको टैकल करने के दो ही तरीके हैं, एक तो मिटिगेशन एंड अडॉप्शन। इन मिटिगेशन वी आर लुकिंग एट चेंजिंग दी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम। उसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर और विंड एनर्जी पर्टिकुलरली आर मोर इम्पॉर्टेंट। और in that context, Solar Alliance, International Solar Alliance become an important organization, international organization, which can drive the transition of electricity sector and also energy sector to renewables. Or because of that pressure, I think America has also decided, because it is also one of the biggest business opportunity in future for the technologies and also for the economies. So that is also one of the reason I think America is also considering, because all the countries are going ahead with their renewable energy programs, with their energy efficiency programs, with their energy transition programs as a part of climate change एक्शंस। लेकिन जिस तरीके से जो ऐसे गरीब देश, खासतौर पर जो विकासशील देश हैं जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं और फॉसिल फ्यूल्स की मैं कहूँ कि उनकी जिस तरीके की प्रतिबद्धताएं अब नए टारगेट जो अचीव करने की बात हो रही हैं, जाहिर है कि उनको वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाना होगा। ऐसे में सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर आप बात करें, वो कैसे मदद करता है फिलहाल नज़र आता है? क्योंकि जो हमने लक्ष्य तय किए उसके लिए दो बड़ी चीज़ें जो चैलेंजेस मैं देख रहा था कि पहली चीज़ है कि टेक्नोलॉजी को लेकर सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे प्रोवाइड की जाए, और दूसरा है कि उसके लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात होगी। ये चैलेंजेस कितने बड़े हैं आज के दौर में? ये चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं और ख़ास करके छोटे अविकसित देशों के लिए, जहाँ पे उनके पास उतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी भी नहीं है उनके इकोनॉमीज में, और वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। और जो नई डेवलपमेंट आएगी वो खास करके अगर नई टेक्नोलॉजी से आती है तो वो क्लाइमेट फ्रेंडली होगी, इकोलॉजी फ्रेंडली होगी, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस मायने में अमेरिका जैसा कंट्री इसमें शामिल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोलर अलायंस हैज़ टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स। उन्होंने स्टडीज़ किए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ की एनर्जी रिक्वायरमेंट स्टडीज़ किए हैं, सर्वेस किए हुए हैं, एक्शन प्लान्स बनाए हुए हैं और प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए एग्रीकल्चर के लिए, मिनी ग्रिड्स के लिए, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे जो लोगों को एनर्जी एक्सेस देना है, जिसकी वजह से भी उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है, तो उसके लिए अगेन सोलर मिनी ग्रिड्स और सोलर सिस्टम्स वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी और ख़ास करके इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विपमेंट, in manufacturing, in capacity building, they are all required. So okay. That is where Solar Alliance is working hard.
उपेंद्र जी, जैसा कि शिरीष जी ने कहा, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब अमेरिका जैसे देश आज के दौर में सोलर अलायंस में शामिल होते हैं, एक तरफ जरूरत है इस अलायंस को कि टेक्नोलॉजी और एक बड़े फंड के जरिए गरीब देशों की मदद की जाए, लेकिन क्या सिर्फ महज ऐसा तो नहीं कि कुछ देश इसलिए शामिल हो रहे हों कि उन्हें एक बाजार की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? नहीं, देखिए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगर इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, जो मदर डॉक्यूमेंट है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये अनलाइक यूएन और अनलाइक इरीना, जो आइसा उसका फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट में है कि इनको इन्वेस्टमेंट लाना है सोलर फील्ड में, और वो इन्वेस्टमेंट कितना लाना है, इट इज मोर देन $1,000 billion. So there is a bottom line. It can be $2,000 billion, $3,000 billion. बट ये जो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ये ऐसे नहीं कि जो $150 billion ग्लोबली एनुअली इट वाज कमिंग प्री कोविड ईयर्स में, ये 4, 5 या 6 देश में जाता है। तो ऐसा का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो एलडीसी से, जो आइलैंड कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो इन्वेस्टमेंट इक्विटेबल मैनर में वहीं जाए जहां एनर्जी सिक्योरिटी कम है। तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसीलिए काफी देश ज्वाइन कर रहे हैं। और सेकंड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। इट doesn't read much of reports and doesn't issue much of many reports and all that, but आप देखिए इनका प्रोग्राम्स, देखिए 7 या 9 प्रोग्राम्स है, इनका प्रोजेक्ट्स है, तो इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। सो काफी कंट्रीज they think that if you can make good projects, bankable projects, money will flow. And so investment का टारगेट है, R&D का टारगेट है, और जो पार्टनर्स है उनके लिए जो मेंबरशिप फिक्स करते हैं, जो जनरल असेंबली होता है, जो इनका रीजनल कमिटी है, जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, वो उनका प्रेसिडेंट है, को प्रेसिडेंट है, रीजनल कमिटीज है। और तो ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये ऐसा है कि जितने मेंबर्स है उनको इंपॉर्टेंस काफी है, सब मेंबर्स का इंपॉर्टेंस काफी है, और वो मिलते जुलते प्रोग्राम्स फिक्स करते हैं। रूफटॉप बताइए, अगर एक इसका फंडामेंटल फिलोसफी ये भी है, जो इनका लीडर कंट्री जो इंडिया है, जिनने जो पीएम इसके बारे में सोचे और इंडिया ने फंडिंग किया, और क्या इंडिया में काफी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। हमारा जो सोलर मिशन, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। हमारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक बेस्ट प्रैक्टिस है। हमारा जो 2.7 मिलियन सोलर पंप्स कुसुम इज ए बेस्ट प्रैक्टिस है। काफी प्रोग्राम्स है इंडिया में, बिकॉज गिवन इंडिया जो डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये बृहद देश में ऐसा होता है कि हमारा काफी बेस्ट प्रैक्टिस है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस काफी मेंबर्स कंट्री के लिए एक मिसाल होते हैं, एक एग्जांपल होते हैं। एंड आईसीएस का जो रोल है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है, जो फाइनेंस के लिए काफी लीड लेके अभी COP21 में काफी अच्छे काम किए थे, क्रिएटेड है फाइनेंस एडवाइजरी। एंड एट सम पॉइंट हमारे जो असेंबली थे, दे वर टॉकिंग अबाउट ए वर्ल्ड सोलर बैंक, ए मल्टीलैटरल बैंक, हेडक्वार्टर इन इंडिया। सो अगर आप देखेंगे, ऐसा वैसे ऑर्डिनरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके पीछे में जो विजन है इंडिया का, और ये एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, इनका एडवोकेसी इनके पास ज्यादा है। ये तो सही बात है कि एक मार्केट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अगर हम टॉकिंग अबाउट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्यूब लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, सोलर कुकर्स, सोलर रूफटॉप, सोलर पार्क्स, जो इंडिया में काफी है, और अभी आईसा ने अफ्रीका में भी सोलर पार्क स्टार्ट किए, इन क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज। इनका जो टेक्निकल मिशन अभी जा रहे हैं चारों तरफ। तो आईसा इज स्प्रेडिंग ए फिजिबल मॉडल, ए कमर्शियल बिजनेस मॉडल, और ये बोल रहा है, देखिए आपके लिए पैसा कम जरूरत है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट है, तो खूब कंपनी जाके इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडिया सोलर पार्क्स। Indian government did not invest money in solar parks. उपेंद्र सर, Companies came from outside. दो चीजें, We only created an eco जैसे आपने environment. कहा, फ्रेमवर्क है बहुत अच्छा है, That is the message from the Solar Alliance. जी, बेसिक मॉडल उसको जो रखा गया है, जो नीड या फिर नियम शर्तें हैं, वो सब बेहतर नजर आती हैं। भारत के अपने सोलर जो मिशंस हैं वो एक उदाहरण जरूर है। लेकिन दिलीप सर, 2 पॉइंट जिनकी तरफ इशारा किया शिरीष जी ने, मैं उस पर आना चाह रहा था कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, फंड और टेक्नोलॉजी,
क्या ये वो देश जो कि दे सकते हैं, जिनको देना चाहिए, जिनका एक बड़ा रोल हो सकता है, जो अब तक इसको अवॉइड कर रहे थे या फिर जो कि शायद क्लाइमेट चेंज या सोलर की नीड को पहचान नहीं रहे थे, वो अपने उस रोल को निभाने के लिए यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं या फिर महज बाजार नजर आ रहा है? देखिए, दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक तो कि जो विकसित देश हैं, जिन्हें क्लाइमेट फाइनेंस देना था, वो उन्होंने जितने वादे किए थे, जितना आश्वासन दिया था, उससे बहुत कम दे पाए हैं। इसलिए वो बहुत जरूरी है। दूसरा, चूंकि इस क्षेत्र में अभी भी निजी निवेश बहुत कम हो रहा है, इसलिए जो आपने कहा कि मुनाफे के लिए जो लोग आना चाहते हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है कि मुनाफे के लिए ही आए, लेकिन आए तो, क्योंकि अक्षय ऊर्जा में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें निवेश बहुत अधिक होता है। और अब एक और बात हो रही है कि इस वर्ष G7 G7 के जो देश हैं, जो प्रमुख पश्चिमी देश हैं, उन्होंने कहा है कि वो अन्य देशों में, विदेश में कोयला के प्लांट नहीं फाइनेंस करेंगे, यानी उसके लिए फाइनेंस अब खत्म हो जाएगा। तो अब जो विकासशील देश हैं उनके पास एक ही स्रोत बच गया है कि वो अक्षय ऊर्जा में निवेश आमंत्रित करें और प्रयास करें कि उसमें किसी प्रकार से भी, या तो विदेशी सहायता के रूप में विकसित देशों से सहायता है, या फिर निजी क्षेत्र से इसमें निवेश शुरू हो, ताकि जो आवश्यकता है निवेश की वो पूरी हो सके इन देशों के लिए। शिरीष जी, क्योंकि जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, और जब मैं कहूँ कि अब स्ट्रक्चरल से जो इम्प्लीमेंटेशन है उस सेकंड स्टेज की तरफ ये अलायंस बढ़ता नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या चुनौतियां, चैलेंजेस आपको लगता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और भारत जैसे देश जिन्होंने लीड किया इस अलायंस को, उनके लिए क्या खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होगी? इस पे खास तौर पे जो चैलेंजेस हैं वो एक तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वो कंट्रीज में लेके आना। हर एक कंट्री की अपनी नीड होती है, अपने सोशल और एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अलावा अनुरूप टेक्नोलॉजीज वहाँ पे लाना, और ये एक बड़ा चैलेंज है अभी। और एक बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने सोलर अलायंस ने लिया है, वन सन वन ग्रिड, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो उसमें इंटरनेशनल ग्रिड को इंटीग्रेट करने की स्टडी चल रही है, और वो स्टडी अभी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। तो उसमें ना केवल ग्रिड को इस सोलार से इनर्जाइज किया जाएगा, बट ऑल्सो स्मॉल ग्रिड्स, मिनी ग्रिड्स और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स को भी देखा जाएगा। तो ये एक मतलब बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया, टेरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस, दे आर द लीड मेंबर फॉर दिस स्टडी ग्रुप, और उसकी रिपोर्ट अभी एक्सपेक्टेड है कुछ महीनों में। तो वो एक बड़ा इनिशिएटिव आएगा जिससे काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है इन कंट्रीज़ में, और ये इन्वेस्टमेंट्स लाना एक बड़ा चैलेंज है इसके लिए। हालांकि अभी जो जो नज़र आ रहा है चेंजेस कि जो नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स जो हो रही है कंट्रीज़ की, वो कमिटमेंट्स कैसे पूरी करेंगे वो अभी किसी की प्लान क्लियर नहीं है। बट उसमें एक मेरे ख्याल से एक जरूर होगा कि वो लोग इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना आसान है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है उसको चेंज करने से ये आसान तरीका हो जाता है। तो वो उस तरह से ये लोग, ये कंट्रीज जो है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम्स वगैरह लाएंगे। So that is one of the way this challenge can be addressed. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि सोलर अलायंस में अमेरिका के शामिल होने के मायने क्या है, आगे का सफर क्या होगा, किस तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है सोलर अलायंस, और उसके लिए भविष्य में क्या रास्ता तय करना होगा। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।